Hello बच्चों, welcome to our 100+ Academy. So today we will be discussing Class 8 Science Test Paper 2 का discussion, जिसमें हमारा syllabus क्या था बच्चों? Sound. तो start करें भाई. So हमारे पास सबसे पहले MCQs थे, right? Now the first question is the hearing range of human ear is. Hearing range कितना है? You can say audible range कितना है हमारे human ear का? तो जल्दी से मुझे बता दो कितना है मैम? That is 20 Hz to 20,000 Hz, right? अगर 20 Hz से नीचे वाला साउंड का रेंज आता है तो that is known as infrasonic sound, और अगर 20 kHz से ज़्यादा साउंड जाता है तो उस रेंज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अल्ट्रासोनिक साउंड, राइट? याद है ना? तो इसमें हमसे पूछा था कि हियरिंग रेंज मतलब दे आर आस्किंग अस ऑडिबल रेंज क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 Hz to 20,000 Hz और 20 kHz. Now the next MCQ is frequency is expressed in. Frequency की ऐसा यूनिट पूछ रहे हैं आपसे, कितनी इजी है, राइट? That is Hertz. Now the third question, if frequency of wave is 5 Hz, then it is. अभी आपको बताया था कि अगर 20 Hz से नीचे का साउंड जाता है, that is known as infrasonic sound, right? And it is 5 Hz, तो सिंपल सा इसका आंसर है ऑप्शन सी, infrasonic. Now the question number 4. To and fro motion of an object is called. To and fro, ये किसके बीच में होता है? Yes, particles. So to and fro motion of an object is called vibration. Simple सा था ये भी. Now question number 5, last MCQ. The time taken to complete oscillation. अब वो कितनी oscillation है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो देख लेंगे जल्दी से. 1, 10, 200. Yes, the correct answer is 1. The time taken to complete one oscillation is known as your, बोलो बोलो भाई, टाइम पीरियड. कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विच इज वाइब्रेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज. ये आपका था 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है? क्या पूछा गया है देख लो जल्दी से. कैलकुलेट द टाइम पीरियड, आपको क्या निकालना है बच्चों? टाइम पीरियड. अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 हर्ट्ज तो हमें क्या गिवन है मैम? हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी दैट इज 10 हर्ट्ज एंड दे आर आस्किंग टाइम पीरियड निकालो. मैम हमें तो पता है कि t दैट इज द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/10 एंड सेकेंड दैसा यूनिट ऑफ टाइम पीरियड. समझ आ गया भाई? कितना इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स बिल्कुल फ्री के. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3 मार्क का हमारे पास ये क्वेश्चन था. देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास. दिस साउंड फ्रॉम एन इंसेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड. ठीक है, 500 वाइब्रेशन per second. So what is the time period and what is the frequency and can we hear this sound? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? तो अगर हम फर्स्ट पार्ट बच्चों सॉल्व करें तो क्या गिवन है? 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड. तो मैम हमें ये समझ आ गया कि B दैट इज फ्रीक्वेंसी इज आर 500 Hz, क्योंकि ये तो सिंपल है गिवन है. द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 500 vibration per second, that is your frequency. Now if they are asking A part that is time period निकालो, तो अगेन पिछले वाले फॉर्मूला से T is equal to 1/f that is equal to 1/500 second, right? And अगर से आपसे पूछा जाए, से आपसे क्या पूछा रखा है? Can we hear this sound? Why or why not? क्या हम इसे सुन सकते हैं? क्या ये ऑडिबल रेंज के अंदर है? तो देख लो भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? 500 हर्ट्ज. 500 हर्ट्ज और हम लोग कहाँ तक सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज. सो यस वी कैन हियर दिस साउंड. ठीक है भाई, कितना इजी क्वेश्चन था. आराम से हमारे 10 मार्क्स फिजिक्स का पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलने थे. ठीक है भाई, तो एक बार आप फिर से देख लेंगे और जो भी गलतियां हुई हैं आपके टेस्ट में उसे अच्छे तरीके से ठीक करेंगे. नाउ द प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, हम लोगों को आते हैं, बट द थिंग कि कैसे प्रिपेयर करना है उसको, कैसे हमें प्रेजेंट करना है उसे, राइट? इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द ऐसा यूनिट, हाफ मार्क्स वहीं पे डिडक्ट हो जाने हैं, राइट? तो सारी की सारी चीज़ों को देखना है, उसके बाद हमें आंसर अपना लिखना है. ठीक है भाई. Now the surprise that हमारे 10th बोर्ड एग्जाम
जो आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके लिए हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। कहाँ पे मैम? ऑफ कोर्स बच्चों हमारे 100% अकेडमी गुड़गांव में। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन स्कैन फ्रॉम हियर एंड वी विल बी डूइंग मैनी थिंग्स। अब वो मैनी थिंग्स क्या है मैम? कोर्स हाईलाइट्स देख लेते हैं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं क्लास 10th में क्रैश कोर्स की। सो वी विल बी डिस्कसिंग 10 years ऑफ बोर्ड पेपर्स फॉर इन डेप्थ प्रैक्टिस। ये नहीं कि भाई ऊपर ऊपर से, बिल्कुल हम सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, सारे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इन डेप्थ प्रैक्टिस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई एग्जाम का कैसे पैटर्न चल रहा है, ठीक है। एंड देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग 100+ expert led classes, 20+ sample papers evaluated by our teachers with personalized feedback from subject experts. Because you know कि भाई हमने पेपर तो कर लिया, बट पेपर देखने के लिए कि भाई कहाँ गलती हुई है और कहाँ हम और अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए you need some expert, right? तो ये आपको मिल जाएगा। फिर वाइवा वोसेस आर देयर, पर्सनलाइज गाइडेंस आर देयर, तो बहुत कुछ है इस हमारे क्रैश कोर्स में। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन रजिस्टर एंड आपकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है आपके स्क्रीन पे, सो डोंट मिस आउट एनीथिंग। ओके देन, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी करना है, ठीक है भाई। बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल आर्टिकल्स। बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? जब हम लोग कोटिंग करते हैं एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर, ठीक है। तो कैसे? तो बेटा यहाँ पे निकल, सिल्वर, क्रोमियम, सोडियम में देखेंगे। सोडियम जो मेटल है वो कैसा है? बेटा सोडियम है भले मेटल, बट ये क्या है? बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, और सॉफ्ट मेटल होगा बेटा तो क्या करेंगे हम लोग? किसी पे इसकी कोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये इसमें से ऑप्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बेटा, चाहे निकल हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रोमियम हो, ये लोग कंपैरिजन टू सोडियम में हार्ड मेटल है, ठीक है। तो इसकी कोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सोडियम की कोटिंग नहीं करेंगे और इन तीनों में से तीनों की कोटिंग कर लेंगे, ठीक है। आगे, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इन अ वाटर। बेटा वाटर में बात करेंगे तो वाटर में कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन, और अगर इमर्ज करेगा तो ऑक्सीजन। द बबल्स फॉर्म। बेटा बबल्स कहीं पे आते हैं निगेटिव टर्मिनल, तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? पॉजिटिव होती है भाई, H+ होता है, तो वो कहां पे जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स। बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसीलिए की जाती है, ठीक है, एक लेयर फॉर्म की जाती है दूसरे उस पे सब्सटेंस पे, कि उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। किससे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो बेटा कोरोजन, कि उसको कोरोजन से प्रिवेंट किया जा सके। गैल्वेनाइजेशन। बेटा सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ने डेफिनेशन पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन का, तो व्हाट डू यू मीन ऑफ गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? कौन सी मेटल को इन्वॉल्व करते हैं? कॉन्सेप्ट ही यही है कि वहां पे हम लोग गैल्वेनाइजेशन में जो डेफिनेशन है उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि हम लोग जिंक को क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टील और आयरन पे। तो ये तो सीधी सी बात है कि ये तो जिंक हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन। बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? मैंने बताया इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स क्या कि जब हम लोग एक मेटल को दूसरे मेटल पर कोटिंग करते हैं तो वो किस के थ्रू कर पाते हैं बेटा? वो हम लोग कर पाते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सॉल्यूशन। बेटा सीधी सी बात है कि अगर कहीं पे फ्लो ऑफ करंट होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो व्हेन अ टॉर्च बल्ब इज यूज्ड। बेटा तो यहां पे सीधी सी बात है, टॉर्च बल्ब में कौन सा इफेक्ट है बेटा? वहां पे होता है प्रॉपर वे में हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। वहां पे होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा, जिसके थ्रू क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट होता है। और व्हेन अ कंपास, बेटा यहां पे होता है, यहां पे होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मैग्नेटिक। बेटा मैग्नेट के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ। अभी मैंने बताया बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? बाय कोटिंग ऑफ वन लेयर ऑफ मेटल विद अनदर मेटल, ठीक है। कि अब हम लोग एक लेयर ऑफ मेटल को किसी दूसरे के ऊपर कोटिंग करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए कोरोजन से, ठीक है। तो और सीधी सी बात है बेटा कि ऐसे क्या होगा? वो एयर से ऑक्सीडाइज होगा, कॉन्सेप्ट कुछ चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं बात करूँ, एक क्रोमियम मेटल है Cr। बेटा क्रोमियम को जितने भी आप वो देखेंगे, कार के हैंडल्स देखेंगे, बाथ टब देखेंगे, वहां पे क्या होता है? क्रोमियम की पॉलिशिंग की जाती है बेटा, एक तरीके से उसको क्या करने के लिए, उस हैंडल्स को प्रिवेंट करने के लिए। आप सिल्वर और गोल्ड को भी देखेंगे बेटा, सिल्वर और गोल्ड को भी देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। मतलब सीधी सी बात है कि जब हम लोग देखते हैं कि किसी मेटल के ऊपर, तो सिल्वर गोल्ड की भी प्लेटिंग हो सकती है, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा। Hello everyone,
Now turn for biology section. So our first question is, which of the following is caused by deforestation? Okay, see deforestation से कौन सी एक्टिविटी कोज हो सकती है? देखो एसिड रेन, नो, डिफोरेस्टेशन से कोई रिलेशन नहीं है एसिड रेन का, ठीक है, क्योंकि एसिड रेन आपकी एयर पोल्यूशन की वजह से होती है. ग्रीन हाउस इफेक्ट, यस, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है. देखो सी ऑप्शन क्यों सही नहीं है? इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट, नो. बेसिकली कंटेंट किसका इंक्रीज होता है? CO2 का. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, नो. ये वाला अगर CO2 है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत. तो आंसर विल बी ग्रीन हाउस इफेक्ट. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट? सी, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. नॉन लिविंग कंपोनेंट. ओके, काउ लिविंग है, ग्रास लिविंग है, टेम्परेचर नॉन लिविंग है, बैक्टीरिया लिविंग है. तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन नहीं. करेक्ट आंसर इज सी, टेम्परेचर. टेम्परेचर इज एबायोटिक फैक्टर. ओके. फोना इंडिकेट्स 4. सी, हमने पढ़ा था क्लास में फ्लोरा एंड फोना, ठीक है. जो फ्लोरा थे वो आपके क्या थे? प्लांट्स. एंड जो फोना है वो आपके क्या है? एनिमल्स. बोथ प्लांट एंड एनिमल नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा. ऑप्शन विल बी बी, एनिमल्स. ठीक है, फोना रिप्रेजेंट्स एनिमल्स. गॉट इट? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज रेफर्ड एज. देखो बायोस्फीयर मीन्स अर्थ, ठीक है, तो ये नहीं होगा. इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरेक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म विद लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा. बायोडाइवर्सिटी, यस, ठीक है. वेराइटी, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज, ठीक है, तो ऑप्शन विल बी सी. जू नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं? कुछ सिलेक्टेड जो एनिमल्स हैं उनको ही वहाँ रखते हैं. तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैन्स इंटरफेरेंस विद नेचर? ओके, मैन की वजह से आपका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ है नेचर में? सी, अफॉरेस्टेशन, ऑब्वियसली नॉट. अफॉरेस्टेशन का मतलब तो क्या है कि आप फिर से जो फॉरेस्ट है उसको रीग्रो करा रहे हो. तो कॉन्सिक्वेंस क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, नो. पेपर रिसाइकलिंग तो फिर एक पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा ना. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नो. आंसर विल बी पोचिंग इंडेंजर्ड एनिमल्स. ठीक है, ये हंटिंग करना, उनके जो यूजफुल पार्ट्स हैं उनके लिए, ठीक है, उनको किल कर देना इज़ योर पोचिंग. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? नेम वन ह्यूमन एक्टिविटी विच मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन. सी, डेजर्टिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ fertile land into barren area or infertile land. इनफर्टाइल लैंड. अच्छा, एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी है वो क्या हो सकती है आपकी? ऑब्वियसली डिफोरेस्टेशन. ठीक है, डिफोरेस्टेशन. गॉट इट? इसमें बस इतना ही लिखना था आपको. 1 मार्क आपकी डिफिनीशन का और 1 मार्क आपकी एक्टिविटी. ठीक है, आप ये पूरा लिखेंगे. ह्यूमन एक्टिविटी विच मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन इज प्रोबेबली डिफोरेस्टेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड? ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, एक नॉर्मल एनिमल है जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है वो उससे स्नैच कर लिया हमने. ठीक है, तो क्या होगा? सी, फर्स्ट आप इसमें पॉइंट क्या लिख सकते हो? ऑब्वियसली नेचुरल हैबिटेट लॉस. ठीक है, और इसमें आप क्या लिख सकते हो? माइग्रेशन करेंगे वो. ठीक है, माइग्रेशन फॉर डिफरेंट रिसोर्सेस
different needs such as food, shelter, ठीक है। और कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज कंपटीशन among the members of same species, और क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स इन ब्रीडिंग, एंड लास्टली अगर ब्रीडिंग नहीं होगी तो मतलब उनकी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज नहीं होगी तो मे लीड टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर की। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।